गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जीव जनन कैसे करते हैं, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि एक जीव को जीवित रहना है तो उसे पोषण करना होता है, श्वसन, रेस्पिरेशन, ये सब चीज़ें उसके जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। लेकिन क्या जनन भी ज़रूरी है? तो जनन में क्या होता है, काफ़ी उसको एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, फिर भी जीव जनन करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि कोई एक ही व्यक्ति संसार में रहे तो क्या संसार चलेगा? नहीं चलेगा। यानी कि हर जीव को जीवित रहने के लिए, यदि हम अकेले हैं तो क्या हमें अच्छा लगेगा? कोई पेड़ पौधे नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है, कोई तितली चिड़िया कुछ भी नहीं है, काम चलेगा क्या? नहीं, है ना। इसीलिए जीवों को रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी है ताकि उनका अस्तित्व बना रहे, उनका जो जीवन है, एक तो हमें आनंद तो मिलता ही है, साथ साथ अस्तित्व की सुरक्षा भी होती है। तो क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? हाँ, बिल्कुल। जीवों का जो कैरेक्टर होता है वो अपने ही जैसे जीवों को बनाने की क्षमता रखते हैं, वो अपने ही जैसे जीवों का निर्माण करते हैं। और इसमें मैन भूमिका कौन निभाता है? डीएनए। डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये क्या चीज़ है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, है ना। इसका मैन कैरेक्टर होता है कि यह आनुवांशिक गुणों का संदेश देता है, जो जनक पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो ये जो डीएनए है, ये विशिष्ट प्रकार के प्रोटीनों का भी संदेश इसमें निहित होते हैं। विभिन्न प्रोटीन के कारण यह जो शारीरिक विभिन्नताएं होती है वह भी इसी पर डिपेंड करता है। देखिए, मैं आपको इसको समझाती हूँ। जैसे एक कोशिका होती है, ये कोशिका है। कौन सी कोशिका है ये? एनिमल सेल की कोशिका है। ये अब इसके अंदर हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, बीच में होता है इसका न्यूक्लियस, और इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। कोशिका के अंदर, कोशिका का मैन कैरेक्टर ये आउटर लेयर प्लाज्मा झिल्ली है, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन का जाल होता है। एक इस तरह से रचना फिलिप होती। यदि हम इनको और इनका अध्ययन करेंगे, इनको अलग करते हैं, तो हम इनको किस नाम से जानते हैं? जब क्रोमेटिन जाल को हम खोलते हैं, जब सेल डिवीज़न होता है, उस समय पे यह गुणसूत्र के रूप में अलग अलग होने लगते हैं। मेटाफेज में जब आते हैं ना, तब हमको ये स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्रों को यदि देखें तो इनकी संरचना कैसी होती है? मोतियों की माला की जैसी होती है। तो इस पे जैसे एक एक मोती को हम डीएनए समझ सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे इस क्रोमोसोम्स पे जो छोटे छोटे खंड होते हैं, जिन्हें हम डीएनए या जीन के नाम से जानते हैं, तो यही इन्हीं में सूचनाएं निहित होती हैं, है ना। कि जो नेक्स्ट जनरेशन में जीव बनेगा वो कैसा बनेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, हेयर कैसे होगा, आइज कैसी होगी, हर कैरेक्टर के लिए वो एक संदेश निहित किया हुआ होता है ना। अगर इस संदेश में कोई भी अंतर आ जाता है या कोई विभिन्नता आ जाती है, तो वो विभिन्नता फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगी। तो यही हमारा डीएनए। अब इसके आगे हम अध्ययन करेंगे। अब ये डीएनए का क्या होता है, ये जो हमारे क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए उपस्थित होता है, ये डीएनए अपने ही जैसी प्रतिकृति को भी बनाता है। मतलब एक जो डीएनए है वो अपने ही जैसे हमरूप डीएनए को बनाता है। आप लोगों ने देखा होगा, डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर लिया होता है। इस तरह की इसकी संरचना होती है। इस तरह का ये बना हुआ होता है ना, डीएनए की रचना इस तरह से। तो ये डबल हेलिक्स होती है, ये अपनी ही जैसी एक और कोशिका को, एक और प्रतिलिपि को बनाने के लिए कैपेबल होता है। अब जब सेल डिवीज़न होता है तो क्या होता है कि इसमें ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग, अब इस ये किससे बना हुआ है? पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस होते हैं इसमें। ये अभी आपको इसमें है नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। अब जब ये नेक्स्ट जनरेशन में जाता है ना, तो जैसे पहले क्या होता है? सेल डिवीज़न। यदि हम माइटोटिक सेल डिवीज़न की बात करते हैं, समसूत्री विभाजन की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है? एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है ना। और वो कैसी होती है? सेम टू सेम होती है। उनमें जो क्रोमोसोम की संख्या भी बराबर रहती है
तो कोई डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन ये जो डीएनए होता है, इस डीएनए में यदि किसी भी जो शुगर बेस है या उसके जो नाइट्रोजन बेस है उसमें थोड़ा सा भी एक पॉइंट का भी अंतर हो जाता है तो जो विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। और जब वो किसी कोशिका में जाती है, जैसे हम देखें यहाँ पर ये हमारी एक सेल है, अब इससे सेम टू सेम कैसी बनेगी, जब माइटोटिक डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा तो 2 कोशिकाएं बनेगी, है ना। अब यहाँ पर जितने क्रोमोसोम इसमें ऊपर वाली में होंगे इतने ही इसमें भी होंगे, बराबर बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर इनमें इसके जब डीएनए का ये इधर और इधर जाएंगे और इनमें कुछ भी चेंज आ जाएगा तो नई विभिन्नता लिए हुए ये कोशिकाएं बन जाएगी। अब ये ऐसा क्यों होता है ना, इसमें एक चीज और बताई हुई है, यदि इसमें विभिन्नता आई और वो बहुत तेजी से आई, यहाँ वर्ड लिखा है ना, विभिन्नता यदि उग्र हो जाती, बहुत तेजी से आती, तो क्या होता है, अगर ये सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएगी नई बनी कोशिका तो ये क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, इसकी मर जाएगी। लेकिन यदि धीरे धीरे वेरिएशन होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है और वो उसको समायोजित कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है, तो वह बहुत अच्छे से सरवाइव करती है और उसमें गुणों का विकास होता है। तो यही अब अपने को सेकंड पढ़ना है, ये है विभिन्नता का महत्व। क्या महत्व है, क्यों ये जरूरी है विभिन्नता। तो जैसे जो हमारा पारितंत्र है उसमें प्रत्येक जीव जीवित रहने के लिए एक आवास ग्रहण करता है, निकेत बनाता है, वह अपने शारीरिक रचना को इस प्रकार से डिजाइन करता है कि वह उस आवास में रह सके, यानी कि टोटल यह है कि एडाप्टेशन बना ले कि वो उस एटमॉस्फेयर में जीवित रह सके। हर प्राणी, हर पौधा, हर बैक्टीरिया या हर जो जीव है उसका कैरेक्टर है कि वो अपने आप को वातावरण के अनुसार समायोजित कर ले, अगर नहीं करेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये जो विभिन्नताएं आती है ये इसको स्थायित्व प्रदान करती है। अब मान लीजिए पृथ्वी का ताप कम ज़्यादा हो जाता है, जल स्तर में परिवर्तन होता है या कोई उल्का पिंड टकरा जाती है, उस स्थिति में क्या होगा। देखिए मेसोज़ोइक एरा में हम जाते हैं जब डायनासोर का साम्राज्य था, चारों तरफ पृथ्वी पे डायनासोर ही डायनासोर नजर आ रहे थे हम, लेकिन फिर क्या हुआ, वो सब विलुप्त हो गए। क्यों विलुप्त हो गए, क्योंकि वो ऐसी विभिन्नताएं नहीं बना पाए जो उस समय के वातावरण से उनका एडजस्टमेंट कर लेती। उनके जीन में, उनके जो डीएनए थे उनमें ऐसे प्रोटीन्स का निर्माण नहीं हुआ। उस समय कौन जीवित रहा होगा, वही जीवित रहा होगा जिसने उस वातावरण के अनुसार अपने को ढाल लिया होगा, है ना। तो कुछ जो आवास है, अब एटमॉस्फेयर निकेत में भी चेंज होता है। देखिए हमने कोशिका का जो चेंजेस पढ़ा, वातावरण का भी चेंजेस हो रहा है ना, तो दोनों में एडजस्टमेंट होना चाहिए। वातावरण में तेजी से यदि कोई परिवर्तन हो जाएगा तो पूरी पृथ्वी का जो जीव जंतु है वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन यदि उनमें कुछ विभिन्नता होगी तो वो जीवित रह जाएंगे। अब देखिए हम शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, यदि उनको गर्म में रख दें, एकदम से गर्मी टेम्परेचर हो जाए, ठंडे में रहने वाले लेकिन गर्म टेम्परेचर हो जाए तो डेथ हो जाएगी। लेकिन वो अपनी बॉडी को इस तरह से चेंज कर ले कि वो गर्म एटमॉस्फेयर में भी रह सके तो वो सरवाइव कर जाएंगे। तो इससे ये तात्पर्य है कि उनमें उच्च प्रतिरोधी क्षमता वाले गुणों का विकास होना, ताकि वह अपनी वृद्धि कर सके, अपना रिप्रोडक्शन कर सके। यानी कि ये जो वेरिएशन होता है स्पीशीज की उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए उपयोगी होता है। यहाँ पे हम मच्छरों से भी समझ सकते हैं। मच्छर जो है, जैसे पहले डीडीटी डाल दिया जाता था ना तो मच्छर की डेथ हो जाती थी, लेकिन उन्होंने इतना रेजिस्टेंस बना लिया कि अब डीडीटी का कोई असर नहीं होता है। क्योंकि उन्होंने अपने आप में ऐसे वेरिएशंस, अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन आई ना वो वेरिएशंस लिए हुए आई है, ऐसी विभिन्नताएं जो उस डीडीटी के एटमॉस्फेयर में भी सर्वाइव कर सकें, इसीलिए तो इनकी जाति बची हुई है। अब हम एकल जीवों में रिप्रोडक्शन की मेथड्स को समझेंगे, है ना। जीव हम जानते हैं, एकल जीव मतलब जो एक कोशिका से बने हुए होते हैं। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, 100 ml हमको वाटर लेना है, उसमें थोड़ी सी 10 ग्राम हमको शुगर डाल देनी है, फिर उसको मिक्स करना है। उसमें से 20 ml हम सॉल्यूशन को लेंगे और उसमें थोड़ा सा यीस्ट डाल देंगे, फिर उसको रुई से ढक देंगे और गर्म स्थान पर रख देंगे। 1-2 घंटे बाद देखेंगे तो यीस्ट में क्या हो जाएगा, ग्रोथ होगी, यीस्ट की मात्रा काफ़ी बढ़ चुकी होगी। फिर एक ड्रॉपर की सहायता से एक बूंद लेकर हम स्लाइड पे उसको ऑब्जर्व करेंगे। इसी तरह से एक और एक्सपेरिमेंट है, उसमें क्या है, ब्रेड को पहले पानी में भिगोया है, फिर ठंडे नम स्थान पे रख दिया है, ताकि उसमें भी रिप्रोडक्शन हो और जो फंजाई है वो प्रोग्रेस करें।
अब इसका भी हम स्लाइड पे लेंगे, इसका थोड़ा सा पार्ट लेंगे और उसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, यीस्ट की वृद्धि भी दिखाई देगी और कवक की भी, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा, है ना। तो बस अब इनको हम समझते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो इसको समझने के लिए हमें ये जो पूरी प्रोसेस है इनको एक एक को कर कर समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे वो है हमारा विखंडन। विखंडन मतलब कई पार्ट में टूटना। जीवों की जो कोशिका होती है मेनली किन में होता है, ये होता है एक कोश के जीवों में। यहाँ पर क्या होता है, शरीर में खंडन होता है, कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और फिर एक हर पार्ट से एक नए जीव का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जीवाणु प्रोटोजोआ की कोशिका जो होता है विभाजन होता है, दो भागों में बढ़ती है और अमीबा इनमें भी किसी भी प्लेन पे हो सकता है ना। तो ये भी हम देखते हैं। देखिए अमीबा को लेना है, हमने वाटर लिया है और उसको हमने ड्रॉपर की सहायता से स्लाइड पे डाला है और उसमें हम अमीबा के इसके जो रिप्रोडक्शन होता है उसको देखेंगे, जिसे बाइनरी फिजन भी कहा जाता है। यहाँ पर ये जो हमारा अमीबा है इसके देखिए यहाँ अंदर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर हमने अभी पढ़ा ना माइटोटिक डिवीजन में क्या हो रहा था, एक कोशिका से सेम टू सेम दो कोशिकाएं बन रही थी। तो सबसे पहले क्या हो रहा था, सबसे पहले उसमें केंद्रक का डिवीजन होता है ना। डीएनए बनता है, डीएनए कहाँ होता है, केंद्रक में होता है। यहाँ पे अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दो पार्ट में ये हमारा केंद्रक या न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं दो पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर यहाँ इस तरह से क्लीवेज बना, इसके अंदर ये खांच बढ़ती जाएगी, इधर से भी बढ़ती जाएगी, ये देखिए यहाँ पे बढ़ गई और फिर ये दोनों कोशिकाएं झटके से अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर एक सेल से दो अमीबा का निर्माण हुआ, जिसे हम द्विखंडन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक और चित्र दिया हुआ दूसरा है ना, एक कोश की जीवों की शारीरिक संरचना को बता रखा है। इसमें है काला अजहर। काला अजहर क्या होता है, इसमें काफ़ी तेज फीवर आता है, बुखार आता है, ये भी एक लेशमीनिया के द्वारा होता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें किस तरह से द्विखंडन होगा, लेशमीनिया का द्विखंडन हम समझेंगे। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, पत्ती नुमा रचना है, इसमें एक फ्लैजिला निकला हुआ है, सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर इस वाले में क्या अंतर आ रहा है, यहाँ पर इसका ये जो सबसे फर्स्ट में क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और उसके साथ साथ इसकी फ्लैजिला का डिवीजन भी होगा। तो यहाँ पर ये फ्लैजिला जो है ये देखिए यहाँ पे इतना बना है और यहाँ पर क्या हुआ, देखिए न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया और फ्लैजिला की लेंथ बढ़ गई। फिर इधर देखेंगे तो यहाँ फ्लैजिला फिर काफ़ी लंबा हो रहा है और न्यूक्लियस देखिए एक इस पोजीशन पे जा रहा है, एक इस पोजीशन पे, ये दोनों। अब यहाँ पे क्लीवेज बन रहा है, खांच बन रही है यहाँ पर। अब ये धीरे धीरे बढ़ेगी तो एक न्यूक्लियस इस तरफ हो जाएगा और एक न्यूक्लियस इस तरफ हो जाएगा, इसमें देखिए। और ये फ्लैजिला भी तैयार हो गया है और इस तरह से यहाँ पर ये होते होते यहाँ से फिर और इसमें ये इस तरह से ये पोर्शन यहाँ पे बीच में से इसके आइज में से डिवाइड हो जाएगा और ये दो लेशमीनियास का निर्माण हो जाएगा, यानी कि एक लेशमीनिया से दो लेशमीनिया यहाँ पर बन चुके हैं। इसे हम द्विखंडन के नाम से जानते हैं। अब हम मलेरिया के बारे में तो जानते हैं ना, किसके द्वारा होता है, एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, मच्छर के काटने से होता है। लेकिन मच्छर के लार में होता है प्लाज्मोडियम और उसी से होता है हमें मलेरिया फीवर। अब ये प्लाज्मोडियम कैसे रिप्रोड्यूस करता है, अनुकूल परिस्थितियाँ होगी तब तो मजे से कर लेगा, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है तो प्लाज्मोडियम अपने चारों ओर क्या बना लेता है, इस तरह की एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। ये जो हमने अभी अमीबा में पढ़ा ना, अमीबा में भी इस तरह का बहुखंडन भी होता है, दोनों होता है, द्विखंडन भी होता है, बहुखंडन भी होता है। अब देखो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन यानी कि मल्टीपल डिवीजन हो रहा है, बहुत सारे बन रहे हैं। अब यहाँ पे सिस्ट बन गई। अब जिस इसकी अनुकूल परिस्थिति आएगी तो इसकी सिस्ट रैप्चर्ड हो जाएगी, फट जाएगी और उसमें से छोटे छोटे बहुत सारे प्लाज्मोडियम्स बाहर निकल जाएंगे। ठीक, अब इसी तरह यदि हम यीस्ट में देखते हैं तो इसमें एक उभार बनता है जो अलग हो जाता है और वृद्धि करके एक नए यीस्ट का निर्माण कर लेता है। यहाँ पर हम इसके लिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। गहराई से जो तालाब है उसका पानी लेंगे और उसमें कुछ तंतुनुमा रचनाएं रहेंगी, उन्हें हम स्लाइड पे रखकर देखेंगे। उसके ऊपर एक बूंद हम ग्लिसरीन की डालेंगे और धीरे से कवर स्लिप डालें ताकि उसके ऊपर कोई एयर बबल ना आए। फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें क्या नज़र आएगा हमको, स्पाइरोगायरा विभिन्न। अब हम उसको काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा में क्या होगा, विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़े में, यदि वो कई भागों में टूटा हुआ है ना, उन सब से एक नया स्पाइरोगायरा बन जाएगा। ये तो सरल एक कोशिकीय जीवों की रचना हो गई, लेकिन यदि बहुकोशिकीय हों तो,
है ना, उनमें तो श्रम विभाजन होता है, अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य करने के लिए डिवाइड होती है, वो ऊतक टिश्यूज़ बनाती है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर बॉडी का निर्माण होता है। तो ऐसे में तो रिप्रोडक्शन की जो विधि होगी वो भी बहुत जटिल होगी, है ना। अब यहाँ पर हम देखें और भी इसमें इसके अलावा, इन प्रोसेस के अलावा और भी होती है जिसमें हम वृद्धि, क्रम प्रसरण, इन सबको समझेंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। नाम से ही समझ में आ रहा है फिर से जनन होना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया के देखिए यहाँ थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। ये सिर है, बीच वाला भाग है और नीचे वाला भाग है। अब देखिए इसमें सिर वाले भाग से नीचे वाला भाग बन रहा है, बीच वाला पोर्शन है तो सिर और नीचे वाला भाग बन रहा है, और यदि ये वाला नीचे वाला भाग है तो इसका ऊपर का मुख वाला भाग बन रहा है। और फिर जब इनमें विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं इनको बनाने का काम करती है, वो फिर देखिए वैसे के वैसे सेम टू सेम 3 प्लेनेरिया का यहाँ निर्माण हो चुका है। ये रिजनरेशन जैसे हम लोगों में देखा जाए तो हमारी स्किन में बहुत कम होता है, थोड़ी सी कटफट जाती तो जुड़ जाती है। क्या हमारा हाथ कट जाता है तो जुड़ता है ना? हमें रिजनरेशन की कैपेसिटी बहुत कम होती है। लेकिन हम छिपकली में देखें तो काफ़ी होती है, छिपकली की पूंछ वापस से बन जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा मुकुलन। मुकुलन मीन्स बर्डिंग, यहाँ हम हाइड्रा से समझ सकते हैं। हाइड्रा में देखिए यहाँ पर एक मुकुल बन रहा है, एक बर्ड बन रही है। फिर जब इसकी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये अलग हो जाएगी और इससे भी एक नया छोटा सा हाइड्रा तैयार हो जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर कायिक प्रवर्धन। ये 3 चीज़ों से होता है, जड़, तना, पत्ती, तीनों के द्वारा हो सकता है ना। इसमें क्या होता है कि इन्हीं से नया जो पौधा बन जाता है। ये बहुत काम की होती है। जैसे हम बर्तन लगाएं, कलम लगाएं, रोपण करें, तो जैसे गुलाब का आपने देखा होगा, ये गुलाब की जैसे एक टहनी होती है। इस टहनी में क्या होना जरूरी है? एक आइज होना जरूरी होता है ना। अब इस कलम को यदि हम इस तरह से इसको कट कर दें, ये कलम बन गई इसकी। अब इस कलम को हम क्या कर देंगे? एक गमले में लगा देंगे। ये गमले में लगा दिया, थोड़े दिन बाद क्या होगा? इससे जड़ें निकल आएंगी और ये जो आई है ना, यहाँ से इसका एक नया प्रोडो और इसमें पत्तियाँ लगना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से एक पौधा हमारा नया तैयार हो जाएगा। तो ये कितनी जल्दी हो गया। हम पहले क्या करते हैं? बीज बोते हैं, फिर उसको बीज को ग्रो करने की कंडीशंस होती है, फिर वो बड़ा होता है तो टाइम पीरियड हमारा लगता है। अब इसमें जल्दी से फल भी लग जाएंगे, फूल भी लग जाएंगे। अगर एक कोई गन्ना हुआ, गुलाब हुआ, अंगूर हुआ, तो इससे काफ़ी फ़ायदा है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है ना, इससे केले को बहुत लगाया जाता है। केला, संतरा, गुलाब, चमेली, है ना, तो इनमें बहुत जल्दी से ये ग्रो कर लेते हैं और सुंदर सुंदर फूल भी लगते हैं। इनमें सजावट के पौधे भी तैयार किए जा सकते हैं। तो इसके लिए हमको बीज की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट और बताया है। आलू भी किस में आता है? तने में आता है, क्योंकि इसमें नोट की प्रेजेंट होती है, नोट इंटर नोट्स प्रेजेंट होती है। आलू का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ये आलू है और आलू में छोटी छोटी इस तरह से आंखनुमा रचना है। वाइट कलर का पोर्शन आपको नज़र आता है ना, अभी बारिश में तो काफ़ी मात्रा में ये दिखता है। अब ऐसे इनकी कटिंग कर लो यहाँ से, और फिर इन सबको क्या करो? गीली रुई में रख दो या फिर मिट्टी में भी आप लगा सकते हैं। और थोड़ी दिन बाद देखना तो इनके ऊपर से ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, यहाँ से तो इसकी पत्ती नुमा रचनाएँ निकलने लग जाएंगी और नीचे इसमें से जड़ बनना शुरू हो जाएगी। और इन हर जो कटिंग किया हुआ पोर्शन है, इनसे हमें एक नया आलू का निर्माण हो जाएगा। तो ये तने के द्वारा हो गया। ये देखिए पत्ती, ये पत्ती में इसमें अपस्थानिक कलिकाएं लगी हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में अलग हो जाती हैं और फिर इनसे एक पौधे का नया निर्माण हो जाता है। तो ये पत्तियों द्वारा भी यहाँ पर ये ब्रायोफिलम, इसे पत्थर चट्टा भी कहा जाता है, इसके द्वारा यहाँ पे रिप्रोडक्शन को दर्शाया गया है। मनी प्लांट में ऐसा हम पत्ती वाला एक ले लेंगे जिसमें सब में पत्तियाँ लगी और हर पोर्शन से इसको काटेंगे ना, तो हर पत्ती वाले पोर्शन से जो तना होगा उसको अगर हम लगा देंगे तो सबसे एक नया मनी प्लांट हमको तैयार मिलेगा। ठीक है, ये सब जो मेथड हमने पढ़ी उन सब से तो फिर भी टाइम लगता है, लेकिन यदि हम टिश्यू कल्चर को देखें तो टिश्यू कल्चर से तो हम इतनी आसानी से और बहुत अच्छे से काफ़ी सारी एक इतने से पोर्शन से हम हजारों लाखों की संख्या में पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो शीर्ष वाला भाग होता है, पौधे का ऊपर वाला जो पोर्शन होता है,
वो ही लिया जाता है अधिकतर, क्योंकि उसमें क्या होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं, विभोज्योतिक ऊतक होते हैं, और उनका काम क्या होता है, तेजी से डिफ्रेंशिएट होते हैं, है ना, ग्रो करवाते हैं, प्लांट को लंबा करने का काम करते हैं ना वो। तो उनको लिया जाता है, और उनको लेने के बाद में कल्चर मीडिया या कृत्रिम पोषक माध्यम में एक प्लेट है उसके अंदर उसको डाल दिया जाएगा। उसमें जो कृत्रिम पोषक माध्यम से तात्पर्य क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स, जिन चीज़ों की एक पौधे को आवश्यकता होती है वो सब उसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर धीरे धीरे इसमें ये कोशिकाएं ग्रो करेगी, है ना, एक कोशिकाओं का छोटा सा समूह बना लेगी जिसे हम कैलस कहेंगे। अब कैलस में क्या होगा, ग्रोथ करेगा, फिर इसमें डिफ्रेंशिएट, और इसी समय इसमें थोड़े से हार्मोन्स भी डाल देते हैं। आप लोगों को पता होगा ना, जैसे हम लोगों को भी ग्रो करने के लिए हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, हार्मोन नहीं मिलेगा तो हम छोटे रह जाते हैं। ऐसे ही पौधे को भी ग्रो करने के लिए, फ्रूट्स बनाने के लिए हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, आर्टिफिशियल हार्मोन्स इसमें डाले गए हैं बाहर से लेकर इसमें। तो इसमें भी तेज़ी से डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाएगा, और फिर इसमें से थोड़ा सा कैलस के थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर गमलों में रोप दिया जाता है, और हर गमले में हमें एक नया पौधा तैयार मिलता है। और ये कैसा होता है, संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में ये तैयार किए जाते हैं। तो इनमें किसी प्रकार की बीमारी लगने की भी संभावना कम, क्योंकि जिस टिश्यू का हमने चयन किया है ना, वो एकदम स्वस्थ टिश्यू होता है। जो कैलस हम फॉर्मेशन करते हैं ना, उसके लिए सबसे अच्छी क्वालिटी वाला टिश्यू दिया जाता है। तो ये रोग प्रतिरोधी होता है, वातावरण को सहन करने वाला होता है, साथ में सजावटी पौधों के लिए बहुत अच्छे तैयार किए जा सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा यदि अब देखिए, जल्दी से इसमें हमने बो दिया है इसको, तो जल्दी से ये बड़ा होगा, इसमें फ्रूट्स वगैरह सब। तो जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है वो बहुत अच्छी टेक्निक है। फिर इसके बाद में हम स्पोर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्पोर्स मतलब ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे राइजोपस है, बीजाणु है इसमें। अब ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसका नीचे वाला है जड़नुमा लिख रहा है, ये तो क्या चले जाता है, जैसे हमारी ब्रेड है उसके अंदर चले जाता है, उससे उसका जूस खाने का सामान बढ़िया टेस्टी सक करता रहता है, और अपना माइसिलियम फैलाता रहता है, और उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे गोलनुमा रचना हो जाती है। इनके अंदर क्या भरे होते हैं, और स्पोर्स भरे होते हैं, बीजाणु भरे होते हैं, और जब इनकी फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये फट जाते हैं, रैप्चर्ड हो जाते हैं, और फिर वापस से अपना माइसिलियम बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये गोल बीजाणुधानी या स्पोरोंजिया कहलाती है। ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, स्पोरोंजेशिया। अब इसमें एक मोटी भित्ति होती है, और ये वाली फट जाती है, और ये देखिए स्पोर्स निकल गए, और ये फिर वापस इसी तरह की रचना का निर्माण करते हैं। तो ये जो हमने अभी पढ़े ना, विखंडन, द्विखंडन, बहुखंडन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और जड़ तना पत्ती द्वारा, ये सब किसके भाग है, ये सब अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। इसमें क्या होता है, नई संतति उत्पन्न करने के लिए दो जीवों की आवश्यकता होती है ना। एक जीव से यहाँ काम नहीं चलता है। ऊपर वाले में तो एक ही पौधा था, एक ही जीव था, उससे नए पौधे, नए जीव बन गए। लेकिन यहाँ पर दो जीवों की आवश्यकता होती है, जिसे हम मेल और फीमेल के नाम से जानते हैं, और उसके द्वारा फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम समझेंगे। अब इसमें क्या होता है, वेरिएशंस आएंगे। क्यों वेरिएशंस आएंगे, है ना। जो पहले वाली हमने टेक्निक पढ़ी ना, उसमें तो क्लोन भी बन सकते थे, सेम टू सेम भी बन सकते थे, लेकिन इसमें तो वेरिएशन आना ही आना है। आप लोग देखना, मेल फीमेल जो होता है, जब उनका संगमम होता है तो उनके जो बच्चे बनते हैं, बेबीज बनते हैं, उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नता लिए हुए होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, अगर आइडेंटिकल ट्विंस भी होगा तो भी उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस तो होगा, कोई ना कोई विभिन्नता जरूर आएगी। यही इसमें सब लिखा हुआ है। अब ये कैसे होता है, देखिए, एक मेल गैमीट बनेगा, एक फीमेल गैमीट बनेगा। ये एक कोशिका मेल और एक फीमेल, इनका जब फ्यूजन होगा, ये एन और ये एन, तो क्या बन जाएगा, एक और कोशिका जो बनेगी उसको हम बोलेंगे 2n, है ना। अब इसमें क्या होता है, ये इसमें होता है, कौन सा विभाजन होगा यहाँ पे, यहाँ होगा अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन, ये वाला पॉइंट हम समझ रहे हैं अभी। अर्धसूत्री विभाजन मतलब जब एक कोशिका जो होती है उससे 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और उसका महत्व क्या है कि उनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है। जैसे ये एक कोशिका है ना, इससे कितनी कोशिकाएं बनेगी, 1 2 3 और 4,
और इसकी क्या खासियत होती है कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होगी आधी हो जाएगी, जबकि हम समसूत्री में देख रहे थे तो गुणसूत्रों की संख्या सेम थी। ये होना बहुत ज़रूरी है। गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होगी तो क्या होगी, चूंकि ये मेल फीमेल से आ रहे हैं, यहाँ हमने देखा ना एक मेल वाला गेमिट है एक फीमेल वाला गेमिट है ना। अभी जिसको ऐसे भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये इस तरह से। अब यहाँ पर यदि ये दोनों मिल रहे हैं तो देखिए एन एन मिलके 2n, हाफ हाफ हैं तब तो बराबर हो गई संख्या, 23 क्रोमोसोम 23 46। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर बराबर बराबर जाएंगे तो गुणसूत्रों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और एबनॉर्मल बच्चा हो जाएगा, या जो जाइगोट बनेगा वो नए टाइप का बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से ये जो 2n जाइगोट का निर्माण हो गया, अब इसमें वृद्धि होगी, डेवलपमेंट होगा और ये नए जीव का निर्माण कर लेगा। अब यहाँ पे जो हमने दो चीज़ें पढ़ी है, एक मेल गेमिट है ना, एक एन पढ़ा था मेल गेमिट, एक फीमेल। अगर हम इनको देखें तो यदि मेल गेमिट कैसा होता है, यदि हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में मेल गेमिट कैसा होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर लिया होता है ना। तो ये कैसा होता है, छोटा होता है, मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब चल गतिशील होता है, ये चलता है। और अगर हम फीमेल का देखें तो इस तरह से एक सेल होती है और सेल के अंदर क्या होता है, इसका एक न्यूक्लियस होगा और कुछ भी नहीं होता है, पूरा खोखला होता है इसके अंदर। सॉरी थोड़ा इधर बन गया है, ये बीच में होता है, सेंटर में होता है। न्यूक्लियस जो होगा सेंटर में होगा इसमें, है ना। तो ये एक सेल हो गई। अब एक सेल या अंड कोशिका है, ये कैसी होती है, इसके अंदर फूड मटेरियल भरा होता है, इसको भोजन की आवश्यकता होती है, फूड मटेरियल भरा हुआ है और ये चल नहीं सकती है। तो इस तरह से दो गैमेट्स का निर्माण होता है और ये दोनों जब मिलते हैं तो फिर क्या किसका निर्माण होता है, जब ये दोनों मिलेंगे तो फिर क्या बनेगा, इनसे यहाँ पे बन जाएगा जाइगोट। इन दोनों का जो परिणाम होगा वो जाइगोट बनेगा, फिर उसमें डेवलपमेंट होगा और वो बेबी का निर्माण होगा। तो ऐसा ही अब हमको पढ़ना है पुष्पीय पौधों का लैंगिक जनन पढ़ेंगे पहले। तो हम देखें हमारा जो सबसे विकसित कुल कौन सा है, आवृत बीजी कुल है अभी। क्यों है, क्योंकि उसमें बीज बनते हैं और बीज के ऊपर कवरिंग होती है। ये मेन कैरेक्टर है इसका। तो अब हम एक पहले पुष्प के बारे में पढ़ेंगे कि पुष्प कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये पुष्प है, तो इसमें यहाँ पर ये जो रचना नज़र आ रही है ना ग्रीन कलर की, इसे क्या कहते हैं, बाह्यदल कहते हैं। और ये वाला जो कलरफुल आपको दिख रहा है इसको हम अंतःदल कहते हैं। अंतःदल यानी कोरोला कहेंगे और इसको पेटल कहेंगे यानी कि पंखुड़ी। इनको सेपल कहते हैं, अंखुड़ियाँ। ये सिर्फ आकर्षण का कार्य करते हैं। ये जो है थैलेमस का निर्माण करते हैं ताकि यह इसके ऊपर स्थायी टिके हुए रहें, है ना। और बाकी इनका कोई काम नहीं होता। मेन काम जो होता है इसमें ये फीमेल पार्ट होता है जिसे हम स्त्री केसर या गाइनीशियम के नाम से जानते हैं, हिंदी में जायांग भी बोला जाता है। और इसके 3 पार्ट होते हैं, ये ओवरी यानी कि अंडाशय, ये इसकी वर्तिका या स्टाइल, और ऊपर होता है स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। तो ये एक फीमेल पार्ट हो गया। दूसरा मेन पार्ट होता है इसमें मेल पार्ट होता है, जिसमें हम इसे पूर्ण रूप से पुकेसर के नाम से जानते हैं। पुकेसर के भी 3 भाग हैं, है ना। 3 भाग कौन कौन से हैं, ये परागकोश यानी कि इसे हम एंथर कहते हैं, फिर एक ये डंडा सा लगा है जिसे हम तंतु कहते हैं। तो ये दो, और ये जो परागकोश होता है इसको हम एंथर कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन भरे हुए होते हैं। तो ये तीन भाग जो है फीमेल वाले पार्ट के, जिसे वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय कहते हैं, ये तीनों मिलकर स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। और जो मेल पार्ट होते हैं परागकोश, तंतु, ये पुकेसर का निर्माण करते हैं। इसके अंदर परागकण भरे होते हैं। और ये जो मैंने फीमेल पार्ट बताया इसके अंदर जो अंडाशय है, ओवरी है, इसके अंदर ओव्यूल होते हैं। जैसे इस परागकोश में पोलन ग्रेन या परागकण होते हैं, ऐसे ही इसकी ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर यदि हम एक और मैं आपके लिए फूल भी लेके आई हूँ, ये देखिए, ये इसका बाह्य दल है। बाह्य दल के बाद ये वाला जो है इसके अंतः दल है और ये इसकी
हम इसको क्या बोलते हैं, पत्तियाँ बोलेंगे ना, तो ये जिसकी पंखुड़ियाँ हैं जिन्हें हम पेटल बोलते हैं। ये नीचे सेपल है ग्रीन कलर की, ये आपको अलग अलग दिख रही होंगी, ये भी अलग अलग है, इसकी पेटल्स जो है अलग अलग है। तो ये फूल का सिर्फ आकर्षण, कीड़ों को या जो जीव जंतु प्राणी है उनको आकर्षित करने का कार्य करता है। मेन पार्ट इसका ये जो लटकन आपको नज़र आ रही है ये है, ये इसका फीमेल पार्ट है। इसका जो स्टाइल है स्टिग्मा है ना, और नीचे की ओर इसमें इसका अंडाशय होता है, ओवरी होती है। और ये यहाँ पे ये येलो कलर का पाउडर आ जाता है, अपन हाथ में लेते हैं आप लोग। ये हिबिस्कस का जो फ्लावर है ना, गुड़हल बोला जाता है इसको जब भी आप हाथ में लोगे तो वाइट येलो कलर का पाउडर आपके हाथ में आ जाएगा। और ये जो इसमें लंबी लंबी डंडियाँ ये दिख रही हैं ना, इनके ऊपर ये गोले लगे हुए हैं, ये क्या है, ये इसके पराग जो पुकेसर वाला है भाग वो है। और ये ऊपर दिख रहा है ना रेड कलर का, ये इसका स्टिग्मा वाला भाग है। ये फीमेल पार्ट हो गया। और ये जो लगे हुए ना साइड में, ये इनके मेल पार्ट है। अब इनका हम देखेंगे कि यदि एक पेड़ पे एक ही पार्ट लगा है, यदि मेल पार्ट लगा है और दूसरे पेड़ पे फीमेल पार्ट लगा है, तो इन्हें हम एक लिंगी कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है पपीता और तरबूज। आप इसको पक्के से याद कर लिए, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया है ये क्वेश्चन कि एक लिंगी, तो आपको याद रखना है पपीता, इसमें मेल पार्ट जो है वो अलग होगा और अलग पौधे पे फीमेल पार्ट अलग पौधे पे होगा। कुछ ऐसे होते, जैसे मैंने अभी ये वाला फ्लावर बताया आपको, इसमें क्या है, ये उभयलिंगी है ना। इसमें क्या है, मेल फीमेल पार्ट्स दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट हैं। तो जैसे गुड़हल, सरसों और कई सारे जो प्लांट होते हैं ना, अधिकतर वो उभयलिंगी होते हैं क्योंकि उनमें दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे परागण के बारे में। तो परागण जो होता है ना, परागण किसे कहेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो मेल पार्ट है, पोलन ग्रेन्स, जब ये परिपक्व हो जाता है, फट जाता है, तो उसके पोलन ग्रेन निकलकर इस स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, है ना, इस पे गिरते हैं। तो ये क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण। अब यदि हम स्वपरागण को समझेंगे तो जब इसी फूल का ये निकलकर इसी के ऊपर गिरता है तो ये स्वपरागण। और परपरागण क्या होता है कि एक जो है पौधा, उसका जो पुष्प है, उसका मेल पार्ट है ना, पोलन ग्रेन है, वो दूसरे पौधे के दूसरे फूल पे फीमेल पार्ट पे आकर गिरेगा, तो उसे हम परपरागण कहेंगे। ये किसी भी माध्यम से हो सकता है, वायु से, जल से, प्राणी किसी के द्वारा भी हो सकता है। अब हम इसके आगे की संरचना समझते हैं। अगर ये गिर गया, अब यहाँ पर इसमें परागण हो गया, ये परागकण है, पोलन ग्रेन है, ये यहाँ पर आकर स्टिग्मा पर गिर गए। स्टिग्मा कैसा होता है, चिपचिपा सा होता है, बहुत आकर्षक होता है, सुंदर होता है, यहाँ पर गिर जाते हैं। अब जैसे ही गिरते हैं ना, तो इनमें काफ़ी सारे गिरते हैं, लेकिन कुछ में से इस तरह से पोलन ट्यूब्स का निर्माण हो जाता है और इनमें 2 मेल गैमेट भी होते हैं। अब यहाँ पर ये किसकी संरचना है, स्त्री केसर की संरचना है। इसमें यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था ओव्यूल होता है। ओव्यूल के अंदर ये देखिए बीजांड की संरचना है ना। अंडाशय के अंदर ये फीमेल गैमेट है, अंड कोशिका जिसे बोलते हैं। तो ये जो पोलन ट्यूब है ना, ये आके इसके साथ फ्यूज हो जाती है और ये जो अंड कोशिका होती है ना, इससे जाकर फ्यूज हो जाती है। फिर क्या बनता है पता है, बीज का निर्माण हो जाता है। जो ओव्यूल है हमारा अंड है, और उससे जब मेल गैमेट मिल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे जाइगोट का निर्माण हो रहा है और ये जाइगोट ही एक बीज को बनाएगा। अब ये जो बीज बन जाएगा ना, जैसे ये चने का बीज बन गया है, तो इसमें फिर से क्या हो सकता है, ये अभी देखिए इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी बताया है कि इस बीज को आप कीजिए रुई के अंदर या गीले कपड़े के अंदर दबा के रख दीजिए और इसको 2-3 दिन बाद इसका अवलोकन कीजिए। आप एक पर डे कभी कर सकते हैं। तो देखिए पहले दिन तो ऐसी इस तरह की रचना निकलेगी, फिर धीरे धीरे उसमें और डेवलपमेंट होगा। अंकुरण, आपने कई अंकुरित बीजों को भी भोजन के रूप में लिया होगा। बहुत बिग कॉम्प्लेक्स होता है, हाईली प्रोटीन्स होते हैं इनमें। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, जब निचला वाला पोर्शन है उससे रूट टिप बनती है, रूट का निर्माण होता है, और ऊपर शूट का निर्माण होता है ना, ऊपर की ओर तना बन जाता है। और ये जो 2 बीज पत्र देख रहे हैं ना, इनमें इनका खाना स्टोर होता है जो इसको पोषण प्रदान करता है, और फिर बाद में इसका पूरा उपयोग कर लेते हैं और एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। और आप लोगों को ये वाला चैप्टर मेरा अच्छा लगा होगा, है ना, तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय।